हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले कल क्रेडिट पॉलिसी की अनाउंसमेंट हो सकती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने की संभावनाएं बढ़ी हुई हैं। क्यों बढ़ी हुई हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने की संभावनाएं? क्योंकि जो इन्फ्लेशन के डेटा आए हैं, जो दिसंबर के और जनवरी के, और जो अभी तक हमें डेटा देखने के लिए मिल रहे हैं, उन डेटा में एक चीज़ खास है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो नीचे की तरफ आ रही है। हालांकि जो आरबीआई का टारगेट है उससे अभी भी ऊपर है। लेकिन हमने देखा है कि रिसेंटली जो यूरोप के सेंट्रल बैंक्स हैं और यूएस के जो सेंट्रल बैंक हैं, मतलब मान लीजिएगा जो फेडरल रिजर्व है, तो वहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने का सिलसिला पिछले कुछ समय से चालू है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर भी घट सकता है। और जो पिछले आरबीआई गवर्नर थे, उन्होंने भी जो है कुछ ऐसे संकेत दिए थे कि अगली क्रेडिट पॉलिसी में घट सकते हैं। और अब तो देखिएगा आरबीआई के गवर्नर ही बदल गए हैं। तो ये जो नए गवर्नर आए हैं, उनके द्वारा ये जो पहला जो है क्रेडिट पॉलिसी की अनाउंसमेंट होगी। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग है, उसका जो आउटकम है वो कल जो है शायद 10 बजे के आसपास आपको उसकी घोषणा होती हुई नजर आए। तो ज़्यादातर लोग ये मान के बैठे हुए हैं, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.25 घट सकते हैं, यानी कि 0.25%, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट की गिरावट की पूरी संभावना बनी हुई है। अब ये जो 25 बेसिस पॉइंट की संभावना है, इसका असर बाजार पर कैसे रहेगा? तो अगर हम देखें तो बाजार इसको 3-4 दिन पहले ही एंटीसिपेट कर चुका है। अगर हम इसको कैसे कह रहे हैं कि 3-4 दिन पहले ही एंटिसिपेट कर चुका है, तो आप देखेंगे कि पिछले एक हफ्ते के दौरान अगर हम लास्ट के 2 सेशन देखें तो निफ्टी जो है अपने लो से तकरीबन 700 पॉइंट 800 पॉइंट जो है ऊपर आ चुका है। यानी कि बाजार ये पहले से मान के बैठा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो घटेंगे और निफ्टी अपने रेजिस्टेंस एरिया में आ चुका है। अब इस रेजिस्टेंस एरिया को पार करने की चेष्टा कल कर सकता है। तो हो सकता है कि आपको बाजार कल 24,000 के आर पार जो है अपना काम करता हुआ नजर आए। तो ये जो एंटिसिपेशन है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेंगे, तो बाजार उसको स्लाइटली डिस्काउंट कर चुका है। लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि पॉजिटिव आउटकम जो है होता हुआ नजर आएगा, जिसकी बदौलत बाजार में एक हल्की तेजी से लेके थोड़ी मजबूत तेजी देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन ये जो तेजी है, ये हो सकता है कि कल ही वापस जो है प्रॉफिट बुकिंग का रूप ले ले, और अदरवाइज ये ऐसा हो सकता है कि 1-2 दिन बाद प्रॉफिट बुकिंग हो। बट अल्टीमेटली बाजार की जो अंडरटोन है वो अब दोबारा से इस रेजिस्टेंस लेवल को अगर पार करके नहीं ठहरती है ऊपर की तरफ, जब तक निफ्टी 24,000 को पार करके ऊपर नहीं ठहरता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि भाई निफ्टी में दोबारा से सेल ऑफ देखने के लिए मिलेगा और वो धीरे धीरे जो है दोबारा से बाजार नीचे आते हुए आपको नजर आ सकते हैं। तो अभी हमारा आउटकम ये है कि जो है राइज वाला बाजार हमें मिले एक बार, और वहाँ से एक बार दोबारा से जब टर्न हो, क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कटने की खबरें आएंगी तो बाजार एक भयंकर तेजी आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। और उसके कुछ क्षणों बाद या 1 या 2 सेशन के बाद ऐसा होगा कि वहाँ पर जिन लोगों ने ये तेजी की थी वो प्रॉफिट बुक करें, और हो सकता है कि कल इंट्राडे ही प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाए। तो चांसेस ये हैं कि बाजार में अभी जो है मंदी किसी भी समय पर गहरा सकती है। वो कितनी तेजी करके मंदी गहराएगी या सबके स्टॉप लॉस काटेगी, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉस काटने की तो हिम्मत नहीं है बाजार में। बट ये 24,000 के आसपास अगर बाजार आएगा तो एक बार बेचने की चेष्टा हम जरूर से जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ट्रेडर्स 24,000 के आसपास 23,800 से लेके 24,000 के आसपास मंदी करेंगे। और अगर अब दोबारा से बाजार 23,500 के नीचे क्लोज हो जाता है तो भी बाजार दोबारा से बिक वाले जो ट्रेडर्स हैं वो एग्रेसिव हो जाएंगे। और अगर 2 कैंडल्स भी देखें तो दोनों रेड कैंडल निफ्टी 50 की इंडिकेट कर रही हैं कि भाई साहब अब तेजी करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो एक कल के सेशन में एक पॉजिटिव आउटकम अगर बैंक निफ्टी के लिए आता है तो वहाँ पर एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। पिछले अगर 1.5 महीने के दौरान अगर मैं कोई चर्चा करूं तो मैंने कुछ लोगों के साथ भी और आपके साथ भी चर्चा की थी कि भाई ट्रेंड का शेयर्स ना ओवर प्राइज्ड है, और ट्रेंड में जितनी ग्रोथ है ना उसके हिसाब से ओवर प्राइस है। बहुत सारे ब्रोकर हाउस जो हैं तेजी की बात करेंगे, लेकिन रिजल्ट के बाद देखिएगा आज 8% तोड़ दिया ट्रेंड का शेयर। और मुझे कोई सरप्राइज नहीं है, ये अभी भी
एक हाई ग्रोथ कंपनी है, लेकिन उस ग्रोथ के ऊपर जो पी वैल्यूएशंस मिलनी चाहिए वो सस्टेनेबल नहीं थी। हो सकता है कि 5,000 के आसपास एक बार बेस बनाए, दोबारा से ऊपर जाए, बट मैं ये मान के चलता हूँ कि इस तरीके की जो ओवर प्राइस शेयर्स हैं वो जब बाजार की जो रिदम है वो ख़त्म होता है तो इस तरीके के शेयर्स क्या होता है कि अगले 2-3 साल तक उन्हीं प्राइस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं और धीरे धीरे करके करेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंड का जो मतलब एक गोल्डन पीरियड था अभी, वो हाल फिलहाल के लिए ख़त्म हो गया है और शायद 1 साल के लिए अभी ट्रेंड से शायद कोई हमें पॉजिटिव रिटर्न्स देखने के लिए ना मिले। हाँ, 6,500 7,000 के आसपास अगर ये शेयर्स जाएंगे तो मुझे लगता है कि ट्रेडर्स दोबारा से बेचने की चेष्टा करते हुए नजर आ सकते हैं। एज ए डिस्क्लोजर, ट्रेंड में मेरा कोई भी निवेश नहीं है और ना ही हमने किसी को एडवाइस किया, लेकिन एक जनरल व्यू हम आपके साथ हमेशा डिस्कस करते रहते हैं। सिमिलरली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 3% की गिरावट, क्योंकि मैंने कहा था कि बजट के अंदर डिफेंस के लिए कुछ ज़्यादा बोला नहीं और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पिछले 3 साल का जो है दमदार शेयर रहा है। और मुझे याद है कि जब हमने अपनी अल्फा मेंबरशिप की शुरुआत की थी तो सबसे पहले जिन शेयर्स में जो शेयर शुमार था उसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी शामिल था और उस समय पर इस शेयर का भाव होता था 70-80 रुपये और वहाँ से इसमें एक एडजस्टमेंट भी हो चुकी है, तो तकरीबन 7-8 गुना ये शेयर हो चुका है। उसी समय पर हमारे जो स्टॉक्स थे उसमें CDSL और BSE के शेयर भी शुमार थे, वो भी लगभग 10-10 गुना जो है दोनों शेयर्स जो हैं हुए हैं। तो अगर उसमें से कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट को लगा ले तो, और कुल मिलाकर हम बस यही आपके साथ बात कर रहे हैं। ये समय यहाँ पर सावधानी का है और सावधानी इसी में है कि अब जो ओवर प्राइज्ड वैल्यूएशंस हैं वो ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं करेंगे। हाँ, आज एक ITC के भी रिजल्ट आए और ITC के रिजल्ट हालांकि मिले जुले थे, कोई खास नहीं थे, बट मुझे लगता है कि अगर ITC के शेयर्स में एक अच्छा राइज जो है, क्योंकि ये भी शेयर्स हमारे रडार पे रहा 2021 के अंदर, 2020 और 21 में हमने काफ़ी इसके बारे में चर्चा की कि भाई 200 रुपये का नोट नहीं है, ये 400 रुपये का दम रखता है और वो 400 हुए भी। बट मुझे लगता है कि अगर ITC का शेयर भी किसी कारण से 350 रुपये के आसपास कभी मिलता है तो लॉन्ग टर्म निवेशक जो है उसके बारे में जरूर से जरूर विचार कर सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक 50,382 के ऊपर जो है क्लोज देता हुआ नजर आया, 39 पॉइंट्स। कल हमारी वीडियो नहीं आई थी क्योंकि हमारे को ऐसा लग रहा था कि बाजार जो है एक साइडवेज रहेंगे और कुछ खास हमारे पास जो है चर्चा करने के लिए था नहीं, इसलिए हमने कल कोई वीडियो शेयर नहीं किया, क्योंकि हमने एक व्यू रखा था कि निफ्टी जब 50,000 से 200 को तोड़ देगा तो हम एक पॉजिटिव व्यू रखेंगे। तो देखिएगा कंसोलिडेशन का जोन जो है निफ्टी बैंक में लग रहा है और यहाँ पर जो हमारा व्यू है वो हम पहले क्रेडिट पॉलिसी की तरफ इंगित करते हैं। अब जो क्रेडिट पॉलिसी में मान लेते हैं कि अगर कल 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो जाती है तो जो बैंक के जो रेट्स हैं वो 25% FD में भी कम हो सकते हैं और जाके डिपॉजिट में भी। बट अब मैं देखिएगा यहाँ पे बात करता हूँ कि जब ये रेट कटेंगे तो ट्रेडर्स का माइंड सेट कहेगा भाई एक अच्छी न्यूज़ आ गई, आओ तेजी खींचते हैं। तो जो है 50-800 से लेकर 51-200 के बीच में बाजार जा सकते हैं, मैं इस बात को मना नहीं करूँगा। अब ये तो बात है, ये तो जो है एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होता है। फिर बात आती है फंडामेंटल की। अब फंडामेंटल की बात करेंगे, फंडामेंटल काम करेंगे या तो क्रेडिट पॉलिसी के 1-1.5-2 घंटे बाद, हो सकता है उस दिन ना करें, क्योंकि जनरली क्या होता है जिस दिन सेंटिमेंट बनता है उस दिन या तो दोपहर के लास्ट में जाके बाजार दूसरा रिएक्ट करते हैं फंडामेंटल के हिसाब से, या 1-2 दिन का टाइम लेते हैं। अब बात ये आती है कि जनरली जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटते हैं तो होता क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने से ये होता है कि बैंकों को सस्ता कर्ज मिल जाता है, यानी कि FD के रेट सस्ते हो जाते हैं और दूसरी बात है कि बैंक सस्ते रेट पर पैसा बांट भी सकता है, तो जिससे क्रेडिट ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होती है। ये तो बात हो गई, ठीक है। NBFC को फ़ायदा ही होता है कि बैंकों से सस्ता कर्ज मिल जाता है तो वो भी अपना जो है क्रेडिट ग्रोथ कर लेते हैं। ये सब बात सुनने में या थियोरेटिकल बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम उसको प्रैक्टिकली आज की परिस्थिति में देखें तो भाई साहब जब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बैंकों को FD नहीं मिल रही है, भैया पैसा नहीं मिल रहा है, तो RBI के रेट कट करने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि भाई साहब पैसा बैंकों की तरफ फ्लो करेगा। तो बैंकों को FD के लिए फिर भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी और वो अभी 1-2 क्वार्टर के बाद तक भी आपको समझ में नहीं आएगी। तो देखिएगा, मैं एक व्यू जो आपके साथ रख रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा कि इतनी जल्दी बैंकों को FD में ग्रोथ नहीं आने वाली। रीज़न आपको बताता हूँ। रीज़न नंबर 1 कि देखिएगा स्टॉक मार्केट में पैसा आ रहा है, लोगों को लग रहा है यार स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। अभी स्टॉक मार्केट से पैसा बिगड़ा नहीं है, बन रहा है सबका। तो जब तक बिगड़ना शुरू होएगा नहीं तब तक पैसा आता रहेगा। तो मुझे लगता है 1 क्वार्टर और शायद
या 2 क्वार्टर अभी इक्विटी में अच्छा पैसा रिटेल की तरफ से आता रहेगा। तो भैया अगर वहाँ यहाँ पैसा आएगा तो एफडी में नहीं आएगा। दूसरी बात क्या है कि जो मेटल्स हैं, चाहे वो सिल्वर की बात करें चाहे गोल्ड की बात करें, वहाँ पर इन्वेस्टर्स का एक बड़ा पॉजिटिव रुझान जो है देखने के लिए मिल रहा है और वर्ल्ड वाइड देखने के लिए मिल रहा है। तो अल्टीमेटली पैसा सस्ते रेट में एफडी करने से बढ़िया जो है गोल्ड या सिल्वर खरीदना और उसके जो ईटीएफ्स हैं वो खरीदना या एसजीबी खरीदना लोगों को ज़्यादा शुभ संकेत देता हुआ नजर आ सकता है। तो ये दूसरा रीज़न है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो तीसरा कारण है, जो अंतिम कारण है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अक्सर इन्फ्लेशन कब घटती है? देखिएगा, इन्फ्लेशन अक्सर सर्दियों के अंदर, नवंबर दिसंबर और जनवरी में जो है प्राइस सॉफ्ट हो जाते हैं और सर्दियों में जनरली वेजिटेबल्स या जो फूड आइटम्स हैं उनके प्राइस डाउन साइड होते हैं, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन भी नीचे की तरफ आती है और प्राइस नीचे की तरफ आते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन कम होने का मतलब क्या होता है समझिएगा। इन्फ्लेशन कम किस परिस्थिति में होती है? देखिएगा, इन्फ्लेशन उस परिस्थिति में भी कम होती है जब लोग डिमांड कम करें। तो डिमांड कम करते हैं तो इसका मतलब प्रोडक्शन भी कम हो रहा है और अल्टीमेटली जब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिजीम होती है उस परिस्थिति में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो भी डाउन साइड में होती है और कंपनीज के जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स होते हैं वो भी नीचे की तरफ आते हैं, उनमें कोई खास वृद्धि नहीं देखने के लिए मिलती। तो अल्टीमेटली जो कैपिटल एक्सपेंशन होता है, यानी कि जो नई फैक्ट्री लगाने का काम या नए प्रोजेक्ट लगाने का काम, वो भी धीमा पड़ जाता है। तो अल्टीमेटली क्रेडिट ग्रोथ करना भी बैंकों के लिए इतना आसान नहीं होता। और सबसे खास बात है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ इंडस्ट्री चैलेंजेस भी फेस कर रही हैं, यानी कि वो डिमांड का जो अगर इकोनॉमी में नहीं हो रही है तो वो चैलेंजेस भी फेस कर रही है। तो अल्टीमेटली उन चैलेंजेस को देखते हुए बहुत बड़ी कॉर्पोरेट अर्निंग्स आएगी, ये भी हम उम्मीद नहीं कर रहे। तो अल्टीमेटली 51-200 पे बाजार आएगा तो फिर दोबारा से हमारे लिए सेल ऑन राइज होगा, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। देखिएगा 51-200 पे ये कैंडल देखिएगा, इन सारी कैंडल्स का बेस 51-200 है। 51-200 यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो 51-200 पे काफी काम हुआ है। इसके बाद भी जब बाजार करेक्ट होकर नीचे से आया तो 51-200 पे यहां पर भी 4-5 दिन काम हुआ है। इसके बाद भी इस एरिया में भी देखिएगा तो 51-200 से 51-600 के बीच में खूब काम हुआ है। तो इतनी जल्दी 51-200 नहीं टूटने वाला है। तो एज ए ट्रेडर 51-200 के ऊपर जिन्होंने भी शॉर्ट टर्म तेजी की है, टेक्निकल बाउंस किया है, वो प्रॉफिट बुक करने आएंगे, ये ऐसा अपना आकलन है। तो आज की इस चर्चा में मैंने आपके साथ जो डिस्कशन किया वो फंडामेंटल चीज़ें भी और इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई चीज़ें भी, जैसी मेरी समझ है वो मैंने आपके साथ बात की। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, सब में ये जो यूफोरिक तरीके का जो है रन है। तो देखिएगा, बीइंग ए ट्रेडर एंड बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं दोनों चीज़ों का सामंजस्य बना रहा हूँ। तो देखिएगा, टेक्निकली मुझे लग रहा था कि एक बाउंस आएगा 50,000 से ऊपर। अब मैं ठीक होऊंगा गलत होऊंगा वो बाद की बात है, पर जैसे ही 50,800 और 51-200 के बीच में आएगा, हमने जो टेक्निकली तेजी बना रखी है हम उस तेजी से एग्जिट कर जाएंगे। और हो सकता है कि कल 25 बेसिस पॉइंट की जब बात हो तो लोग भर भर के तेजी करेंगे, लेकिन भाई हम अपनी तेजी को साइड में कर लेंगे, एक बार अपना प्रॉफिट काट के भाई अपने घर में रखेंगे अगर होती है तो, इफ़ एनी। नहीं भी होती है तो भी हम जो है हमने पोजीशन इस तरीके की बना रखी है कि हम बहुत बड़ी तेजी में नहीं है। बट हाँ, अगर नहीं भी होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कट नहीं होता है, तो फिर देखिएगा 50,000 का दायरा भी टूटेगा और उस परिस्थिति में हो सकता है कि हम एग्रेसिवली जो है थोड़ा सा मंदी की पोजीशंस बनाए। तो अल्टीमेटली ऊपर जाएगा तो क्योंकि हमने जो तेजी बना रखी है उनके स्टॉप लॉस कटेंगे अगर नहीं होता है तो। और दूसरी बात क्या है कि अगर ज़्यादा ऊपर नहीं गया बाजार या फ्लैट भी खुला तो हम ध्यान रखेंगे कि हमने स्टॉप लॉस काटने हैं या ऊपर ले जाके मंदी करनी है। मंदी करने का मतलब है कि जो हमने तेजी कर रखी है वो तेजी को हम काट देंगे। तो ये जो चर्चा है इसमें हम जो है टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को देख रहे हैं। टेक्निकल वहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है और फंडामेंटली अभी हमें बहुत बड़ी तेजी लगती नहीं है। ये जो बाउंस है हम इसको एक टेक्निकल बाउंस की तरफ ही देख रहे हैं और मेरा मानना है कि 51,200 से लेकर 48,000 की जो रेंज है वो शायद इस पूरे महीने के लिए भी जो है यहीं पर सेट हो जाए। अगर 51,200, 51,200 इस या उसके प्लस माइनस 100-150 पॉइंट अगर यहाँ पे बाजार लगा देता है और उसके बाद बाजार डाउन होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि इस महीने का लो 48,000,
ऊपर का जो हाई जो आजकल में बन जाएगा शायद उसी में रहेगा। अगर 51,200 तोड़ के ऊपर चला गया तो हो सकता है हमें व्यू बदलना भी पड़े, बट अभी के लिए हम वही व्यू रखेंगे। अगर बदलना ही पड़ेगा तो आगे चल के आपके साथ बात करेंगे। आज 6 फरवरी को एफआईज ने देखिएगा बिकवाली करी 3549 करोड़ की और 2721 करोड़ की डीआईज की बाइंग थी। और आज इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 1221 करोड़ की यानी कि 1221 करोड़ की सेलिंग की। और आज देखिएगा 6 फरवरी को स्टॉक फ्यूचर्स में भी एफआईज ने सेलिंग की। इसका मतलब है कि एफआईज ने अपनी जो टेक्निकल तेजी बनाई थी वो काट ली है। तो अल्टीमेटली इसको देख के भी ऐसा लग रहा है कि बाजार या तो थोड़ी बहुत तेजी करके मंदी करेगा, या हो सकता है कि इस पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए और उसके बाद ही मंदी हो जाए। तो अल्टीमेटली अब हम कोई तेजी करने के मूड में नहीं है। हाँ, हमने जो तेजी कर रखी है उसमें हम, क्योंकि हमने वो टेक्निकली कर रखी है, तो वो हम जो है एग्जिट कर लेंगे। और उसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया विक्स बैंक निफ्टी में 0.94 पर है, बहुत मंदा तो नहीं है। और बैंक निफ्टी नहीं संभाला है पिछले 2 दिन से। और डाउ जोन्स भी फ्लैट ही है, थोड़ा ज़्यादा तो हल्का सा कमजोर है। गोल्ड 84,340 पर है और गोल्ड पर हमारे बुलिश कॉल थी पिछले 1.5 साल से, और अभी भी हम गोल्ड के ऊपर बने हुए हैं। गोल्ड से हमने एग्जिट नहीं किया है और अभी हम गोल्ड के ऊपर मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म्स सभी तरीके से बुलिश हैं, जब तक कि हमें गोल्ड में कोई सेल के संकेत नहीं आएंगे। गोल्ड में मेरी व्यक्तिगत पोजीशंस है और गोल्ड मेरे पोर्टफोलियो का आज की डेट में सबसे बड़ा कंपोनेंट है। और पिछले 1.5 साल से हम लगभग गोल्ड के अंदर अपनी पोजीशंस बनाए हुए हैं और इस गोल्ड की पोजीशंस में अभी हमारा बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ये एज ए डिस्क्लोज़र, क्योंकि हमें लग रहा है कि गोल्ड शायद इस साल के अंदर यहाँ से भी 10 से 12% और चलने का दम रखता है। यानी कि साल के अंत होते होते हमें लगता है कि 1 लाख रुपए का भाव गोल्ड में हो सकता है। और इवन पॉजिटिव साइड पे देखें तो करेंसी जो डेप्रिशिएट हो रही है उसका इम्पैक्ट भी हो सकता है। सिमिलरली सिल्वर 95,300 और यहाँ पर भी जो भाव हैं वो टूटे हैं। तो सिमिलर व्यू मेरा सिल्वर के ऊपर भी है और सिल्वर पे स्लाइटली 1 या 2% का जो है अल्फा गोल्ड के सामने जनरेट हो सकता है। अल्फा मतलब है कि एडिशनल रिटर्न्स जो है गोल्ड के सामने आ सकती है। तो सिल्वर पे भी मेरा जो व्यू है वो बुलिश ही है। लेकिन सिल्वर में पिछले 5-7-10 दिनों में तेजी हो चुकी है। तो सिल्वर अगर हमें थोड़ा सा यहाँ से 3-4% की करेक्शन या 5% की करेक्शन देगा तो हो सकता है कि हम व्यक्तिगत रूप से इसमें और पोजीशंस बनाए। सिल्वर पे भी डिस्क्लोजर है, सिल्वर भी हमने पिछले 2 महीनों के दौरान जो है अपने पोर्टफोलियो में शुमार किया है। तो सिल्वर पर भी अपना जो है पॉजिटिव व्यू इस समय पर है। इसके बाद अगर बात करें तो ब्रांड क्रूड $74 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऑप्शन चेन की डेटा में कुछ खास है नहीं। कॉल राइटर्स ने थोड़ी सी पोजीशन अपनी ऊपर की तरफ शिफ्ट की है। इन द मनी कॉल जो है अनवाइंड हुई है, लेकिन बैंक निफ्टी में वीकली ऑप्शंस होती नहीं है। तो पोजीशन साल भर में अगर हम देखें तो महीने के अंदर अगर हम देखें तो 15-16 तारीख से पहले कोई खास पोजीशंस बनती नहीं है। तो जो भी बैंक निफ्टी पोजीशंस बनती है वो 15-16 तारीख के बाद बनती है। तो इसलिए ऑप्शन चेन के जो डेटाज हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हुए नज़र नहीं आते हैं। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।